नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय विलयन शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से विषयों पर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम विलयन का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम विलयन की सांद्रता पढ़ेंगे और उसके बाद हम विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं विलयन के परिचय से। अभी जो आपके सामने चित्र आया है वह एक विलयन का चित्र है। विलयन दो अवयवों से मिलकर बना होता है। पहला अवयव होता है विलेय और दूसरा अवयव होता है विलायन। विलेय हमेशा कम मात्रा में मौजूद होता है, वहीं विलायन ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है। यह होता है विलेय, और विलेय और विलायन को मिलके बनता है विलयन। अब बात करते हैं सांद्रता के बारे में। सांद्रता को दर्शाने के लिए कुछ तरीके होते हैं, वो तरीके मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहला तरीका है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा तरीका है आयतन प्रतिशत, तीसरा तरीका है पार्ट्स पर मिलियन, इसको ppm भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, चौथा तरीका है मोलरता, पांचवा तरीका है मोललता और छठा तरीका है मोल अंश। हम इन 6 तरीकों को एक एक करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत से। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का एक आसान सा सूत्र है। ऊपर हमें रखना होता है विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान और नीचे होता है विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। जो ऊपर हम जिस अवयव का द्रव्यमान रखते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत भी हम उसी अवयव का निकालते हैं। तो ऐसे हम द्रव्यमान प्रतिशत को निकालते हैं। उसके बाद आता है आयतन प्रतिशत। जैसे हमने द्रव्यमान प्रतिशत निकाला था वैसे ही आयतन प्रतिशत को निकालने का भी एक सूत्र है। वो ये है कि ऊपर जो है हम रखते हैं अवयव का आयतन। जिस भी अवयव के लिए हमने आयतन प्रतिशत निकालना होता है, ऊपर उस अवयव का आयतन रखेंगे और नीचे में हम विलयन का कुल आयतन रखेंगे और पूरे को गुणा कर देंगे 100 से। इससे जो है हमारे पास आयतन प्रतिशत आ जाएगा। उसके बाद हम निकालते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम अंग्रेजी में ppm भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पार्ट्स पर मिलियन निकालने का जो सूत्र है वो ये है, हमें जिस भी अवयव का पार्ट्स पर मिलियन निकालना होता है, ऊपर में उस अवयव के भागों की संख्या रखते हैं और नीचे में विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या रखते हैं और इससे जो भी हमारा उत्तर आता है हमें उसे 1 लाख से गुणा करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 लाख से गुणा करने का क्या कारण है। देखिए क्या होता है, किसी भी विलयन में कभी कभी कुछ अवयव कम मात्रा में मौजूद होते हैं, तो जो हमारा उत्तर आता है वो दशमलव में आता है और वो काफी अजीब लगता है। तो उसको थोड़ा ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा उत्तर आता है उसे हम 1 लाख से गुणा कर देते हैं और गुणा करने के बाद जो हमारा उत्तर आता है उसे हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो ये था पार्ट्स पर मिलियन। अब बात करते हैं मोलरता की। मोलरता का जो सूत्र होता है वो ये होता है, ऊपर हम विलेय के मोल रखते हैं और नीचे विलयन का लीटर में आयतन रखते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो नीचे हम जो भी विलयन का आयतन रखेंगे वो हमें लीटर में रखना होगा। अगर वो आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ है और हमने वैसा ही मिलीलीटर में आयतन रख दिया नीचे, तो उससे जो हमारा उत्तर है वो गलत आएगा। और ये होता है बहुत बार विद्यार्थियों के साथ, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। नीचे हमेशा विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। अगर वो मिलीलीटर में है तो आप उसको लीटर में बदलें। तो ये होती है मोलरता। अगर हम परीक्षा के नज़रिए से देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इस पर आप कुछ प्रश्न हल कर लीजिएगा। अब बात करते हैं मोललता की। मोललता को निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है, ऊपर हम रखते हैं विलेय के मोल और नीचे हम लिखते हैं विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। यहाँ पर 2 बातें ध्यान देने वाली हैं।
नीचे जो है वो हमेशा विलायक का द्रव्यमान आएगा। कभी कभी हो जाता है कि जो हमारा प्रश्न है उसमें हमें विलयन का द्रव्यमान दिया होता है और विद्यार्थी क्या करते हैं, वहां पे गलती कर देते हैं, वो विलयन का द्रव्यमान रख देते हैं नीचे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें वहां से पहले विलायक का द्रव्यमान निकालना है और उसे रखना है नीचे। दूसरी बात, नीचे जो विलायक का द्रव्यमान आएगा वो हमेशा किलोग्राम में आना चाहिए। अगर वो द्रव्यमान ग्राम में दिया है या फिर मिलीग्राम में दिया है तो आपको उसे किलोग्राम में बदलना होगा और उसको बदल के फिर आप उसको जो मोललता का सूत्र है उसमें रखेंगे। तो ये थी मोललता। अब बात करते हैं मोल अंश की। मोल अंश का जो हमारा सूत्र होता है वो यह होता है, ऊपर आता है अव्यय के मोल की संख्या। जिस भी अव्यय के लिए हमें मोल अंश निकालना होता है, ऊपर हम उस अव्यय के मोलों की संख्या रखते हैं और नीचे हम सभी अव्यय के मोलों की कुल संख्या रखते हैं और इससे हमारा मोल अंश निकल आता है। मोल अंश भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इस पे आधारित कुछ प्रश्न जो है अपनी किताब से कर लीजिएगा। अब बात करते हैं विलेयता की। किसी भी अव्यय की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। यह विलेयता की परिभाषा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि विलेयता हमेशा एक निश्चित तापमान पे ली जाती है। अगर तापमान बदल दिया जाएगा तो विलेयता भी बदल जाएगी। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने विलयन का परिचय पढ़ा, उसमें हमने विलेय और विलायन जैसी दो चीजें पढ़ी। फिर हमने विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने विलेयता के बारे में पढ़ा। नमस्कार दोस्तों, आज हम विलयन पाठ का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ठोसों और गैस की द्रवों में विलेयता के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम हेनरी का नियम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को ठोसों और गैस की द्रवों में विलेयता से। विलेयता समान समान को घोलता है के नियम का पालन करती है। यह बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात है विलेयता के बारे में कि विलेयता समान समान को घोलता है। कभी भी जब विलेयता की प्रक्रिया होती है तो उसमें सबसे पहले विलीनीकरण होता है और उसके बाद क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया होती है। आइए अब ये चीज़ समझते हैं कि समान समान को घोलता है का नियम क्या होता है और ये नियम क्यों बनाया गया। देखिए होता क्या है, अभी जो आपके सामने फोटो आई है उस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि NaCl का क्रिस्टल जो है वो हमने पानी के अंदर घोला है। तो NaCl के क्रिस्टल में क्या होता है, Na+ और Cl- धनायन और ऋणायन बनते हैं। इसी कारण NaCl को पोलर क्रिस्टल भी कहा जाता है। यहाँ से हमें ये तो पता लग गया कि NaCl की जो प्रवृत्ति है वो पोलर प्रवृत्ति है। वहीं अगर हम बात करें पानी की, तो पानी क्या होता है, पानी का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है और पानी भी पोलर प्रवृत्ति का होता है। तो NaCl भी पोलर प्रवृत्ति का है और पानी भी पोलर प्रवृत्ति का है, तो दोनों आपस में घुल जाते हैं। इसी को कहते हैं समान समान को घोलता है। तो अब होता क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि जो पोलर विलायन में ही घुलेगा। अगर दोनों में से एक भी नॉन पोलर हुआ तो वो दोनों आपस में नहीं घुलेंगे। तो यही नियम कहलाता है समान समान को घोलता है का नियम। यह नियम बहुत ज़रूरी है, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर। तो आप इस चीज़ को एक बार अपनी NCERT रसायन विज्ञान भाग 1 से पढ़ लीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हम ये जानेंगे कि विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक है पदार्थ की प्रकृति। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो पदार्थ की प्रकृति है वो किस तरह से
प्रभावित करती है विलेयता को। समान समान हुआ तो पदार्थ घुलेगा, अगर समान समान नहीं हुआ तो पदार्थ नहीं घुलेगा। दूसरा जो कारक है भी एक ऐसा कारक है ये हम आगे देखेंगे। तीसरा जो कारक है वो है दाब। दाब उन मामलों में विलेयता को प्रभावित करने वाला एक कारक है जहां पर विलेय गैस हो, तो दाब वहां पर विलेयता को प्रभावित करता है। जिन मामलों में द्रव हमारा विलेय होता है उन मामलों में दाब विलेयता को प्रभावित नहीं करता। तो दाब सिर्फ गैसों के लिए विलेयता को प्रभावित करने वाला एक कारक होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तापमान किस तरह से विलेयता को प्रभावित करता है। तापमान का जो प्रभाव है विलेयता पर वह इस बात पर निर्भर करता है कि जो हमारी प्रक्रिया है वो किस तरह की है। अगर ऊष्मशोषी प्रक्रिया है तो ऊष्मशोषी प्रक्रिया में तापमान बढ़ने से विलेयता बढ़ती है, और वहीं अगर ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया है तो तापमान बढ़ने से विलेयता कम होती है। यह था विलेयता पर तापमान का प्रभाव। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम कहता है कि किसी भी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस मोल अंश के समानुपाती होता है। अगर हम हेनरी के नियम का एक्सप्रेशन देखें तो उसे ऐसा लिखा जाता है P इक्वल टू KH इंटू X। यहाँ पर P जो है वह गैस का आंशिक दाब है और X जो है वो गैस का मोल अंश है, और KH यहाँ पर हेनरी स्थिरांक है। यह है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इस पर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिए। हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग भी हमको पढ़ने होंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। तो हेनरी के नियम का जो पहला अनुप्रयोग है वो ये है कि आपने बाजार में कोका कोला या सोडा की बोतल तो देखी ही होगी। आपने सोडा जल और शीतल पेयों में देखा होगा कि उसमें जब हम उसे खोलते हैं तो झटके से एक गैस बाहर निकलती है, वह गैस CO2 गैस होती है। हर सोडा जल और शीतल पेयों में यह CO2 गैस पाई जाती है। अब होता क्या है, जो भी इस सोडा जल और शीतल पेय को बनाता है CO2 की विलेयता बोतल में बनी रहे, और हो सके तो CO2 की जो विलेयता है वो बोतल में ज्यादा ही हो। तो विलेयता को बढ़ाने के लिए जो भी इस सोडा जल या शीतल पेय को बनाता है वो क्या करता है, वो बोतल को अधिक दाब पर बंद कर देता है। अधिक दाब पर बंद करने के कारण क्या होता है कि जो CO2 गैस होती है उसकी विलेयता सोडा जल या शीतल पेय में तो यह एक बहुत बड़ा फायदा होता है, और ये हेनरी के नियम का एक अनुप्रयोग है। यह बहुत ज़रूरी है, आप इसको अपनी कॉपीज में लिख लीजिए। अब अगला जो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है वह यह है कि गहरे समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं, आपने देखा होगा कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के जाते हैं। आपने फिल्मों में या फिर टीवी में कभी देखा होगा कि जो गहरा समुद्र होता है उसमें जो गोताखोर जाते हैं वह ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के जाते हैं। अब होता क्या है, गहरे तल में, गहरे समुद्र तल में गैसों का अधिक दाब होता है। अधिक दाब होने के कारण रक्त में गैसों की अधिक घुलनशीलता होती है, तो अधिक घुलनशीलता का सामना गोताखोरों को समुद्र के अंदर करना पड़ता है। अब होता क्या है, जब गोताखोर समुद्र के सतह पर आने लगता है तो सतह पर आते आते ये सारी गैसें धीरे धीरे निकलने लगती हैं। तो जब ये गैसें नसों से बाहर निकल रही होती हैं तो होता क्या है कि ये अपने बुलबुले छोड़ती है नसों में। बुलबुले ब्लॉकर का काम करते हैं और ये खून को रोक देते हैं। इससे काफ़ी हार्ट की प्रॉब्लम होती है और गोताखोरों को
एक चिकित्सक अवस्था का सामना करना पड़ता है जिसे बेंड्स कहते हैं। अक्सर गोताखोरों को इस बेंड्स नाम की चिकित्सक अवस्था का सामना करना पड़ता है। हेनरी के नियम के ये 2 अनुप्रयोग आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा। यह बहुत ज़रूरी हैं परीक्षा के उद्देश्य से, और इन नियमों और इन अनुप्रयोगों को अपनी किताबों से भी पढ़ लीजिएगा। आइए अब हम इस वीडियो की अंत में आ गए हैं, तो देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। दोस्तों, आज हम विलियन पार्ट का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, या फिर हम राउल्ट नियम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग आदर्श एवं अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राउल्ट नियम से। राउल्ट नियम फ्रेंच रसायनज्ञ फ्रांसिस मार्टे राउल्ट द्वारा दिया गया था। यह नियम 1886 में दिया गया था। यह द्रव विलयन के वाष्प दाब पर आधारित है। इस नियम को फ्रांसिस मार्टे राउल्ट ने द्रव विलयन के वाष्प दाब के लिए बनाया था। अब देखते हैं राउल्ट नियम कहता क्या है। राउल्ट नियम कहता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। एक बार और इस बात को मैं दोहराता हूँ। राउल्ट नियम कहता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ये राउल्ट नियम है। आप इस पूरे वाक्य को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। यह बहुत ही जरूरी चीज है परीक्षा के उद्देश्य से। इसके बाद देखते हैं राउल्ट नियम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आपको अपने सामने एक ग्राफ दिख रहा होगा जिस पे वाष्प दाब और मोल अंश बना हुआ है। यह राउल्ट नियम का ग्राफ है। इस ग्राफ को आप अपनी कॉपियों में बना लीजिए। यह बहुत ही जरूरी है। अवयव ए के लिए अगर मैं ये मानूं कि जो मेरा विलयन है उसमें 2 अवयव हैं, तो अवयव ए के लिए जो आंशिक दाब होगा PA वो समानुपाती होगा A के मोल अंश के, यानी कि XA। अब मैंने नीचे बराबर का साइन लगाया और उससे मेरा जो समीकरण बना वो बना PA = P0A XA। यह मेरा समीकरण बना। इसी प्रकार अवयव B के लिए मैं सीधा लिख सकता हूँ कि PB = P0B XB। यह मेरा आंशिक दाब है PA और PB के लिए। यह आंशिक दाब मैंने राउल्ट नियम के हिसाब से निकाला है। राउल्ट नियम पे जितने भी आपके NCERT की किताब में सवाल हैं वह सवाल आप कर लीजिएगा। अब देखते हैं राउल्ट नियम की हेनरी नियम के साथ तुलना। राउल्ट नियम जहां आपने देखा कि जो हमारा आंशिक दाब P था वो बराबर था वाष्प दाब P0 × X, जहां पर X उस अवयव का मोल अंश था। यह हमारा राउल्ट नियम था। और हमारा हेनरी नियम था P = KH × X, जहां पर जो P था वह गैस का आंशिक दाब था और जो हमारा X था वो गैस का मोल अंश था, और KH हमारा हेनरी स्थिरांक था। अगर आप दोनों की तुलना करें आपस में राउल्ट नियम और हेनरी नियम की, तो आप देख पा रहे हैं दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर है तो बस P0G और KH का। P0G जहां पर अवयव का वाष्प दाब है, वहीं KH जो है वो हेनरी स्थिरांक है। तो राउल्ट नियम जो है वह एक स्पेशल केस होता है हेनरी नियम का, ऐसा माना जाता है, क्योंकि हेनरी नियम गैस द्रव विलयनों में इस्तेमाल होता है और राउल्ट नियम द्रव विलयनों में इस्तेमाल होता है। तो यह थी राउल्ट नियम की हेनरी नियम के साथ तुलना।
अब आगे बात करते हैं आदर्श विलयन की। आदर्श विलयन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब क्या है, हम आदर्श विलयन का आंशिक दाब राउल्ट नियम की मदद से निकाल सकते हैं। आदर्श विलयन की जो दूसरी खास बात है वह ये है कि आदर्श विलयन में मिश्रण की एंथैल्पी और आयतन परिवर्तन शून्य होता है। आदर्श विलयन के ये दो गुण बहुत ही जरूरी हैं, तो ये दो गुण आप अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी आदर्श नहीं होता, तो वैसे ही आदर्श विलयन भी नहीं होते हैं। ऐसा कोई भी विलयन नहीं है जो पूरी तरह से आदर्श है, लेकिन कुछ ऐसे विलयन होते हैं जो आदर्श विलयन की तरह थोड़ा थोड़ा बर्ताव करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से आदर्श विलयन नहीं होते हैं। तो यह चीज़ भी आप अपने दिमाग में रखिए कि आदर्श विलयन नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ ऐसे विलयन होते हैं जो आदर्श विलयन की तरह बर्ताव करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन के विपरीत अनादर्श विलयन वो विलयन होते हैं जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करते। हम राउल्ट नियम की मदद से अनादर्श विलयन का आंशिक दाब नहीं निकाल सकते, या हम राउल्ट नियम का यहाँ पर उपयोग नहीं कर सकते। ये विलयन राउल्ट नियम के माध्यम से अनुमानित वाष्प दाब में धनात्मक और ऋणात्मक विचलन देते हैं। यह आदर्श नियम की एक बहुत ही खास बात है, और ये जो विचलन है हम आगे देखेंगे, और यह धनात्मक और ऋणात्मक विचलन बहुत ही जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के उद्देश्य से। अब आगे बढ़ते हैं अनादर्श विलयन में विचलन। पहला विचलन होता है धनायन विचलन। धनायन विचलन में आप देख सकते हैं दो तरह की रेखाएं बनी हुई है, एक डॉट से बनी है और एक कंटिन्यू रेखा बनी हुई है। डॉट से बनी हुई रेखा जो है वह राउल्ट नियम से निकले हुए वाष्प दाब को दर्शाती है, और वहीं जो कंटिन्यूअस रेखा बनी हुई है, जो एकदम काली है, वह रेखा उस आंशिक दाब को दर्शाती है जो अनादर्श विलयन के असल में आंशिक दाब हैं। तो यह होता है धनायन विचलन। धनायन विचलन में आपने एक चीज देखी होगी कि अनादर्श विलयन का जो असल में आंशिक दाब है वह राउल्ट लॉ से निकले हुए जो आंशिक दाब है उससे हमेशा ज्यादा ही है। तो यह होता है धनायन विचलन। दूसरा होता है ऋणायन विचलन। धनायन विचलन के एकदम विपरीत ऋणायन विचलन में जो अनादर्श विलयन है उसका जो असल में आंशिक दाब है वह राउल्ट नियम से निकले हुए आंशिक दाब के हमेशा कम आता है। आप देख सकते हैं जो डॉट वाली लाइन है या डॉट वाली रेखा है वह राउल्ट लॉ से निकले हुए आंशिक दाब को दर्शाती है, और जो एकदम काली खिंची हुई रेखा है वह अनादर्श विलयन का असल में जो आंशिक दाब है उसे दर्शाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो असल में अनादर्श विलयन का आंशिक दाब है वह राउल्ट लॉ से निकले हुए आंशिक दाब से कम है। इसी को कहते हैं ऋणायन विचलन। अंग्रेजी में धनायन विचलन को पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं और अंग्रेजी में ऋणायन विचलन को नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने राउल्ट नियम के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने आदर्श एवं अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ा। विलयन का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अनुसंख्या गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अनुसंख्या गुणधर्म से। अनुसंख्या गुणधर्म क्या होता है? अनुसंख्या गुणधर्म वो गुणधर्म होता है जो सिर्फ कणों की संख्या पर निर्भर करता है।
उसे अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसे कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा जो होता है उसे कहते हैं हिमांक का अवनमन। और जो चौथा होता है उसे कहते हैं परासरण दाब। शुरू करते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से। देखिए, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है उसके लिए जो समीकरण होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। डेल्टा P1 बराबर P01 x2। जो P01 है वो उस अवयव का वाष्प दाब होता है। डेल्टा P1 जो है वो आपेक्षिक अवनमन है और x2 जो है वो विलायक का मोल अंश है। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वो कुछ इस प्रकार है। डेल्टा TB बराबर KB गुणा M। यहाँ पर M जो होता है वो विलेय की मोललता है और KB जो है वो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। आप इन चीज़ों को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। डेल्टा TB जो है वो क्वथनांक का उन्नयन होता है। क्वथनांक के उन्नयन पर काफ़ी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में, तो आप इस टॉपिक पर कुछ प्रश्न हल कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन होता है डेल्टा TF बराबर KF गुणा M। यहाँ पर डेल्टा TF हिमांक के अवनमन को दर्शाता है। जो M है वो विलेय की मोललता है और KF जो है वो हिमांक का अवनमन स्थिरांक है। यह था हिमांक का अवनमन। यह भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है, आप इस पर कुछ प्रश्न कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे चौथे और आखिरी अनुसंख्या गुणधर्म की, जिसका नाम है परासरण। अंग्रेजी में परासरण को ऑस्मोसिस भी कहते हैं। परासरण में क्या होता है, एक जगह विलयन होता है और दूसरी जगह विलायक होता है। बीच में एक अर्धपराग्य झिल्ली मौजूद होती है। इस अर्धपराग्य झिल्ली का काम क्या होता है, यह कुछ कणों को अपने से जाने देती है और कुछ कणों को रोक देती है। जब अर्धपराग्य झिल्ली विलयन और विलायक के बीच में लगी होती है तो विलायक का प्रवाह विलयन की तरफ होने लगता है। विलायन के इस प्रवाह को परासरण कहते हैं या फिर ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यह होता है परासरण। अब जानते हैं परासरण दाब क्या होता है। हमारे पास 3 तरह की अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था होती है जब कोई दाब नहीं लग रहा होता बाहर से। उस समय क्या होता है, जो अर्धपराग्य झिल्ली है जिसको हम अंग्रेजी में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उससे विलायक विलयन की तरफ जाने लगता है। लेकिन अगर हम विलयन वाले खांचे में ऊपर से एक दाब लगाएं और उस दाब को लगाते ही वो जो विलायक विलयन की तरफ आ रहा था वो आना बंद कर दे, उस दाब को कहते हैं परासरण दाब, या फिर अंग्रेजी में उसे ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब वो दाब होता है जिसको लगाते ही जो विलायक का प्रवाह है वो रुक जाए, उसे परासरण दाब कहते हैं। यह दूसरी अवस्था थी। तीसरी अवस्था वो होती है जब जो हमारा दाब लग रहा है वो परासरण दाब से अधिक लग रहा है। जब दाब परासरण दाब से अधिक लगने लग जाए तो उस अवस्था में क्या होता है, विलयन में से विलायक के कण बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तो इसे कहते हैं परासरण दाब। और जो आखिरी वाला मैंने आपको
मामला बताया वह मामला हम पानी को शुद्ध करने में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम अंग्रेजी में रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यह था परासरण दाब। अब देख लेते हैं परासरण दाब का सूत्र। तो परासरण दाब का सूत्र होता है पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। यहाँ पर C जो है वो मोलरता है, R जो है वो गैस नियतांक है और T जो है वो तापमान है। तो यह परासरण दाब का सूत्र होता है। अब हम बात करते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान की। अभी तक हमने जितनी भी अनुसंख्या गुणधर्म के बारे में पढ़ा उसमें हमने बस एक चीज को ध्यान में नहीं रखा। जैसे हमारा KCl है, तो KCl को जब हम पानी में डालेंगे तो KCl जो है वो K+ और Cl- में टूट जाता है, लेकिन हमने अभी तक इन सब चीज़ों को नकारा है और इससे जो हमारी अनुसंख्या गुणधर्म की जो भी वैल्यू आई है वो सारी गलत हो जाएंगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जैसे हम KCl के लिए अनुसंख्या गुणधर्म निकालते हैं तो हमने ये चीज़ पढ़ी कि अनुसंख्या गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करती है। तो KCl तो एक कण है, हमने उस एक कण को लेकर ही उस अनुसंख्या गुणधर्म की मात्रा निकाली, लेकिन KCl तो K+ और Cl- में बंटने के बाद दो कण बन गए। तो यहाँ पर दो कणों के लिए अनुसंख्या गुणधर्म निकालना होगा, जो हमने नहीं किया और जो कि गलत है। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान इसी चीज को सही करता है। I बराबर सामान्य द्रव्यमान भागा असामान्य द्रव्यमान। I को वॉन-हाफ गुणक कहते हैं। हमने अभी तक जितनी भी अनुसंख्या गुणधर्म निकाला है उसमें इस I को गुणा करना होगा और उससे जो अनुसंख्या गुणधर्म की जो भी वैल्यू आएगी वह हमारा सही उत्तर होगा। तो यह होता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। आइए अब वीडियो के अंत में आ गए हैं हम लोग, तो देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने अनुसंख्या गुणधर्म के बारे में पढ़ा, इसमें हमने 4 तरह की अनुसंख्या गुणधर्म पढ़े। उसके बाद हमने असामान्य मोलर द्रव्यमान पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बताई हुई चीज़ें समझ आई होंगी और मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आज हम पार्ट विलियन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। हाल ही में हमने विलियन पार्ट ख़त्म किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बताई हुई चीज़ें समझ आई होंगी और आपने घर जाके वो चीज़ें पढ़ी होंगी और उनके प्रश्न भी हल किए होंगे। आज मैं अपनी तरफ से आप लोगों को कुछ प्रश्न कराना चाहता हूँ जो परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आप उन प्रश्नों को एक बार कर लेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, हेनरी का नियम लिखें तथा उसका समीकरण लिखें। हेनरी का नियम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको तब भी बताया था वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो पढ़ा होगा घर जाके। तो अब इस प्रश्न का हमें उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ये है। हेनरी का नियम कहता है कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस मोल अंश के समानुपाती होता है। यह हेनरी का नियम है। अब हम इस नियम का समीकरण देखेंगे। हेनरी के नियम का समीकरण निम्नलिखित है। P बराबर KH(x), जहाँ पर P गैस का आंशिक दाब है, X जो है वो गैस का मोल फ्रैक्शन है और KH जो है वो हेनरी स्थिरांक है। तो यह हेनरी का नियम था तथा उसका समीकरण था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन कौन से होते हैं? संतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें किसी विशिष्ट तापमान पर अधिक विलयन नहीं घुल सकता, उन्हें संतृप्त विलयन कहते हैं।
संतृप्त विलयन को अंग्रेजी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। अति संतृप्त विलयन वे हैं जिनमें सामान्य परिस्थितियों में घुलने की तुलना में अधिक विलेय घुल जाता है, उन्हें अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी प्रश्न है और अक्सर पूछ लिया जाता है। आप इस प्रश्न को और इसके उत्तर को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। तीसरा प्रश्न है, तापमान कैसे विलेयता को प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न में जो हमें उत्तर लिखना है, ये उत्तर मैंने आपको तब भी बताया था जब मैंने आपको वीडियो में ये पार्ट पढ़ाया था। तो इस सवाल का जवाब है, तापमान का प्रभाव प्रतिक्रिया के प्रकार पर निर्भर करता है कि प्रतिक्रिया ऊष्मशेपी है या ऊष्मशोषी है। ऊष्मशोषी प्रतिक्रिया के मामले में जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो विलेयता भी बढ़ जाती है। ये बात मैंने आपको वीडियो में बताई थी जब हम इस पार्ट को पढ़ रहे थे। ऊष्मशोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है कि जब तापमान बढ़ाते हैं तो विलेयता भी बढ़ जाती है, लेकिन ऊष्मशेपी प्रतिक्रियाओं में अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो ऊष्मशोषी प्रतिक्रियाओं के विपरीत होता है। उसमें क्या होता है, विलेयता कम हो जाती है। तो यह इस सवाल का जवाब था। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको और इसके जवाब को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्रतिलोम परासरण कहते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी प्रश्न है और अक्सर पूछ लिया जाता है। आप इस प्रश्न को और इसके उत्तर को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। तीसरा प्रश्न है, तापमान कैसे विलेयता को प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न में जो हमें उत्तर लिखना है, ये उत्तर मैंने आपको तब भी बताया था जब मैंने आपको वीडियो में ये पार्ट पढ़ाया था। तो इस सवाल का जवाब है, तापमान का प्रभाव प्रतिक्रिया के प्रकार पर निर्भर करता है कि प्रतिक्रिया ऊष्मशेपी है या ऊष्मशोषी है। ऊष्मशोषी प्रतिक्रिया के मामले में जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो विलेयता भी बढ़ जाती है। ये बात मैंने आपको वीडियो में बताई थी जब हम इस पार्ट को पढ़ रहे थे। ऊष्मशोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है कि जब तापमान बढ़ाते हैं तो विलेयता भी बढ़ जाती है, लेकिन ऊष्मशेपी प्रतिक्रियाओं में अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो ऊष्मशोषी प्रतिक्रियाओं के विपरीत होता है। उसमें क्या होता है, विलेयता कम हो जाती है। तो यह इस सवाल का जवाब था। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको और इसके जवाब को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्रतिलोम परासरण कैसे काम करता है और यह पानी को कैसे शुद्ध करता है? परासरण के बारे में हमने पढ़ा था। हमने परासरण में पढ़ा था कि जो विलायक है वो विलेय की तरफ, प्रवाह उसका विलेय की तरफ रहता है। लेकिन प्रतिलोम प्रसारण क्या होता है? परासरण में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि परासरण में विलायक अपने शुद्ध रूप से विलयन की तरफ बढ़ता है। जब परासरण दबाव से बड़ा दबाव विलयन पक्ष पर लागू होता है तो परासरण की दिशा उलट हो जाती है। ये बात मैंने आपको तब भी बताई थी। दिशा उलट होने के कारण क्या होता है, शुद्ध विलायक झिल्ली के माध्यम से विलयन से बाहर निकलता है और इस घटना को प्रतिलोम परासरण के रूप में जाना जाता है। प्रतिलोम परासरण का जो उपयोग है वो समुद्री पानी के विलवणीकरण में किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे स्कूल होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि एक पानी को साफ करने के लिए एक यंत्र लगा होता है। अगर उसमें गंदा पानी जाता है तो वो फिर जब आप पीने के लिए पानी निकालते हो तो वो साफ होके आता है। तो वो प्रतिलोम परासरण पे ही काम करता है। जब समुद्र के पानी पर परासरण दबाव से अधिक दबाव लागू किया जाता है तो शुद्ध पानी को अर्धपराग्य झिल्ली से निचोड़ा जाता है। तो यह एक प्रतिलोम परासरण का अनुप्रयोग है। ये बहुत ही जरूरी सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
और आप इस सवाल के जो जवाब है उसको आप ज़रूर लिख लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ सवाल और उनके जवाब जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मैं उम्मीद करता हूँ